हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 मिनट जनरल साइंस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए 10 मिनट का जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस का कोई टॉपिक लेके आऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन और शुद्धिकरण। करते हैं डिस्कस, समय बर्बाद किए बिना। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में आपको बताता हूं कि कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज को अगर आप चेंज करते हैं और वापस वो उसी स्थिति में आ जाती है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नया पदार्थ बन जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप याद रखना कि जब भी कोई नया पदार्थ आपको प्राप्त होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि वापस वो उस स्थिति में आ सकता है। जबकि यह परिवर्तन स्थायी होता है, यानी कि जब वो अगर चेंज हो गया तो वो बदल चुका है। इसका मतलब ये स्थायी होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा आपको नया पदार्थ मिलेगा। इसके अलावा जो इसके उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के, वो है जल से बर्फ बनना या जल से वाष्प बनना। मतलब कि जल से बर्फ बना सकते हो और बर्फ से वापस आप जल बना सकते हो। यही जल से वाष्प बना सकते हो और वाष्प से वापस जल बना सकते हो। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा जो लकड़ी या किसी अन्य चीज को काटना, इसके अलावा बल्ब का जलना और बंद होना, ये सब क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है वो है लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना। तो ये जो सब उदाहरण है ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो उस स्थिति को चेंज कर देंगे और एक नया पदार्थ बना देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, मतलब कि चेंज स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम इस डायग्राम से बहुत जल्दी समझ सकते हैं। जैसा कि आप ठोस से द्रव में बदले बिना ही डायरेक्ट गैस बन जाती है, मतलब कि ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोला जाता है। और अगर गैस से डायरेक्ट ठोस बनता है तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में को डिपोजिशन भी कहा जाता है। तो जैसे कि कपूर है, नैप्थलीन है, नौसादार, अमोनियम क्लोराइड, जो सब उदाहरण है ये जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। इसके अलावा जब ठोस से द्रव बनाया जाता है, तो जब ठोस से द्रव बनता है तो इसको संगलन या फ्यूजन कहा जाता है, और जब द्रव से ठोस बनता है तो इसको फ्रीजिंग कहा जाता है, और हिंदी में इसको हिमीकरण कहा जाता है। इसके अलावा जब द्रव से गैस बनती है तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे कि जल को जब गर्म किया जाता है तो वो गैस भाप की तरह उड़ जाता है, तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। ऐसे ही जब गैस से जब द्रव बनता है तो उसको संघनन, कंडेंसेशन कहा जाता है। मैं बता देता हूं, जब भी कोई गैस होती है तो उसको संपीड़ित करके वापस द्रव बनाया जा सकता है, तो इसको संघनन कहा जाता है। यानी कि जो आपके सिलेंडर होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जो सिलेंडर में गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। आगे बात करते हैं हम तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब ठोस को द्रव में बदला जाता है तो एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहां पर ठोस मेल्ट होता है और द्रव में आ जाता है, तो वो ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब कि हिंदी में उसको गलनांक कहा जाता है। और जब द्रव से ठोस में बदलता है तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर वो फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है, फ्रीज होना जहां से स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे द्रव को जब गर्म किया जाता है तो एक ऐसा पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। एक बॉइल करते करते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसी तरह के जो बर्फ का जो गलनांक होता है वो है 273.16 के होता है। ये आप याद रखिए। इसके अलावा जो पदार्थों का शुद्धिकरण, मतलब कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, तो इसकी जो सबसे पहली विधि है वो है निस्यंदन, फिल्ट्रेशन इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण में से द्रव व ठोस अशुद्धियों को अलग करने की विधि होती है। जैसे मैं बता देता हूँ विषमांगी मिश्रण क्या होता है। जो बहुत अलग अलग तत्वों से जो मिश्रण बनता है उसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। और इसमें जो द्रव और ठोस एक साथ मिले होते हैं तो उनकी अशुद्धियों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि रेतीले जल से जल को अलग करना। आप ये देखिए कि यहां से जब रेतीला जल डाला गया हो तो रेत यहीं पर उग गई और जल कहां? नीचे निकल गया। तो ये एक फिल्ट्रेशन का उदाहरण है।
इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की बात करते हैं। क्रिस्टलीकरण का क्या होता है कि क्रिस्टलीकरण एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है। जैसे इसके उदाहरण पढ़ते हैं कि चाशनी में से जब शक्कर अलग की जाती है तो जो शक्कर के क्रिस्टल बनाए जाते हैं उसको क्रिस्टलीकरण मेथड बोला जाता है। मिश्री का बनना, तो मिश्री के जो क्रिस्टल बोलते हैं इसके लिए इसको क्रिस्टलीकरण मेथड बोला जाता है। पानी और नमक के विलयन में से नमक के क्रिस्टल अलग करना, इसको इसलिए क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। तो ये देख लीजिए, एक फिटकरी का संतृप्त विलयन है, तो यहां से अलग करके फिटकरी के क्रिस्टल निकाले गए। तो एक ये संतृप्त विलयन है जिसमें से इसको गर्म करके इसके पानी को निकाल दिया गया और बाद में इसको छान लिया जाता है, तो जो भी बचता है वो इसके क्रिस्टल बचते हैं। बात करते हैं हम ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, मतलब कि कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और भाप को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातक कहा जाता है और इस प्रकार की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर है, नैफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड, नौसादा और एंथ्रासीन आदि है। तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम्पल को देखिए, ये अमोनियम क्लोराइड जो है ठोस फॉर्म में है। जब इसको आप गर्म करते हैं तो ये वाष्प बनता है और वाष्प बन के यहाँ वापस ये भाप के रूप में जब ठंडा होता है तो ये वापस ठोस बन जाता है, मतलब कि ठोस से गैस और गैस से वापस ठोस। तो ये कहलाती है आपकी ऊर्ध्वपातन और ये इसके एग्जाम्पल है जो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आसवन विधि, जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, मतलब कि जो आज आप पानी पीते हो डिस्टिल वाटर, वो यही मेथड है। तो जो जल को शुद्धिकरण है वो उसमें आसवन विधि ही यूज की जाती है। तो जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है और वाष्प को ठंडा करके संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, जैसे जल का आसवन। वैसे ये पृथक्करण की भौतिक विधि है, न कि रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक अभिक्रिया। याद रहे कि जल का आसवन विधि है, ये एक भौतिक विधि है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि जो भी कोई गंदा जल होता है आपने बोरवेल वगैरह से, तो उसको क्या किया जाता है, कहने का मतलब ये जो आसवन विधि होती है उसमें गर्म किया जाता है, अशुद्धि नीचे रह जाती है और जो शुद्ध जल होता है वो वाष्प बन के निकल जाता है और फिर उस वाष्प को ठंडा करके वापस जल बना लिया जाता है। ये आपकी आसवन विधि कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रभाजी आसवन, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो मैं बता देता हूं कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए आप हमेशा याद रखना पेट्रोल ही इसका ऑप्शन होगा। तो प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयव जिनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 K से कम होता है को अलग किया जाता है। ये आसवन की एक विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है। तो मतलब जब पेट्रोलियम से, मतलब कि पेट्रोल से अलग अलग उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जैसे डीजल, केरोसिन, कोक, चारकोल, तो इसके लिए हमेशा प्रभाजी आसवन विधि यूज की जाती है और ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये आप याद रखना। सो फ्रेंड्स, 15 दिसंबर दूर नहीं है, आप तैयार हो जाइए। डेली के आप हमारे 10 मिनट्स के जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के टॉपिक पढ़िए, हम आपको बहुत अच्छी नॉलेज देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।